नमस्कार. आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे आपल्या लाडक्या कार्यक्रमात ज्याचं नाव आहे डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा. मी डॉक्टर निखिल हरेंद्र शासने आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. मित्रांनो, सर्वप्रथम दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीतर्फे आमच्या आरोग्य संपदाच्या संघातर्फे तुम्हाला दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा, भाऊबीजेच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आदिवासी गौरव दिवसाच्या सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. मित्रांनो, कार्यक्रमाचा श्रीगणेश करूया आपण श्री संत तुकाराम महाराजांच्या एका अभंगाने. अभंग असा आहे. बाळ काय जाणे, बाळ काय जाणे जीवन उपाय, बाळ काय जाणे जीवन उपाय, वाहे बाप माय, वाहे बाप माय सर्व चिंता. आई ते भोजन, आई ते भोजन, खेळणे अंतरी, खेळणे अंतरी, अंकिताच्या शिरी भार नाही, अंकिताच्या शिरी भार नाही. बोला पंढरीनाथ महाराज की जय. बरोबर मित्रांनो, की अभंगात सांगितल्याप्रमाणे आपल्या सर्वांची चिंता विठू माऊलीला आहे. आणि जसं आपण म्हणतात की लहान बाळाने जेव्हा बाबांचे हात पकडले तर ते पडू शकतं, पण बाबांनी जेव्हा लहान बाळाचा हात पकडतात तेव्हा ते पडू शकत नाही. त्याप्रमाणेच म्हणूनच आपली श्रद्धा आणि आपलं चित्त सदैव हरीच्या चरणी ठेवायचं आहे. आणि मित्रांनो, अभंगाची सुरुवात बाळ या शब्दाने झालेली आहे. तर आपले जे जाणकार मित्र आहेत त्यांनी आजचा विषय ओळखलाच असेल. आजचा आपला विषय आहे, बरोबर, आजचा आपला विषय आहे बालक, नवजात बालकांची जो काळजी सप्ताह आहे, जो 15 ते 21 सप्टेंबर आपण साजरा करतो, त्या विषयीचा आपला आजचा विषय आहे. आणि या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करायला मुंबईतील KM रुग्णालय मुंबईचे 2 असे नवजात शिशुतज्ञ, बालरोग तज्ञ आपल्यासोबत आहेत. तर स्वागत करूया डॉक्टर श्रुती नायर यांचं आणि डॉक्टर प्रशांत राघवेंद्र यांचं. नमस्कार सर. नमस्कार मॅडम, आपलं स्वागत आहे कार्यक्रमात. मित्रांनो, डॉक्टरांचा तुमच्याशी परिचय करून देतो. सर्वप्रथम परिचय करून देतो डॉक्टर श्रुती नायर यांचा. आपण सहाय्यक प्राध्यापिका आहात, नवजात बालरोग तज्ञ आहात, नवजात शिशु विभाग, सेठ GS वैद्यकीय महाविद्यालय व KM रुग्णालय मुंबई येथे. शिक्षणाविषयी सांगायचं झालं तर आपण MD केलं आहे पिडॅट्रिक्समध्येच, म्हणजेच बालरोगशास्त्र याच्यामध्ये. BJ वैद्यकीय महाविद्यालय अहमदाबाद येथून आपण केलेलं आहे. पुढे आपण निओनॅटॉलॉजी म्हणजेच नवजात शिशुशास्त्र या विषयात प्रशिक्षण घेतलं आहे. फर्नांडिस रुग्णालय हैदराबाद येथून आपल्या गाठीशी जवळजवळ 7 वर्षाचा अनुभव आहे. बालरोग चिकित्सा म्हणा, नवजात शिशूची चिकित्सा म्हणा, आणि आपण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक शोध निबंध देखील प्रकाशित केले आहे. वळूया डॉक्टर प्रशांत यांच्याकडे. डॉक्टर प्रशांत राघवेंद्र, आपण सहाय्यक प्राध्यापक आहात, नवजात बालरोग तज्ञ आहात, नवजात शिशु विभाग, सेठ GS वैद्यकीय महाविद्यालय, KM रुग्णालय मुंबई येथे. शिक्षणाविषयी सांगायचं झालं तर आपण आपलं DNB बालरोग या विषयात केलेलं आहे. लुर्द रुग्णालय कोची येथून आपण केलेलं आहे. आणि पुढे आपण DM देखील केलेलं आहे, निओनॅटॉलॉजी म्हणजेच नवजात शिशुशास्त्र या विषयात, सेठ GS वैद्यकीय महाविद्यालय आणि KM रुग्णालय मुंबई येथे. आपल्या गाठीशी देखील 7 वर्षाचा अनुभव आहे बालरोग चिकित्सा आणि नवजात शिशु चिकित्सा या क्षेत्रामध्ये. आणि आपण देखील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शोध निबंध प्रकाशित केलेले आहेत. तर असे तज्ज्ञ मंडळी आज आपल्या भेटीला आलेले आहेत, आपल्याला मार्गदर्शन मिळणार आहे. तर शुभस्य शीघ्रम कार्यक्रमाचा श्री गणेश करूया आणि जास्तीत जास्त माहिती घेऊया आजच्या विषयाशी निगडीत. सुरुवात करूया डॉक्टर श्रुती नायर यांच्याकडून. तर मॅडम, हा नवजात बालक काळजी सप्ताह आपण का साजरा करतो आणि या वर्षीचं घोषवाक्य काय आहे ते आम्हाला सांगा. हर साल ये जो बच्चों का जो सप्ताह है वो 15 से 21 नवंबर मनाया जाता है. और इस सप्ताह के दौरान आम जनता को ये जानकारी दी जाती है कि नवजात शिशु का ध्यान कैसे रखना चाहिए, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े. इस साल का जो घोष वाक्य है वो है सेफ्टी एंड क्वालिटी नर्चर बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न. मतलब सुरक्षित, गुणवत्ता, पालन पोषण हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है. इस बारे में और आगे हम जानकारी लेंगे. फारच छान. डॉक्टर प्रशांत, तुमच्याकडे वळतो. आम्ही कसं समजायचं की जे नवजात बालक आहे किंवा बाळ आहे ते सामान्य आहे, नॉर्मल आहे, हे कसं ओळखायचं त्याविषयी आम्हाला थोडं सांगा.
जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, जो बेबी 9 महीने के बाद डिलीवर हुआ है, जिसका वज़न 2 किलो 500 ग्राम से ऊपर है, उसको हम बताते हैं नॉर्मल बेबी या टर्म बेबी। अगर 9 महीने से पहले जन्म हो गया, उसको हम बताते हैं प्रीमेच्योर और प्रीमेटिव और प्री टर्म बेबी। अगर वज़न 2 किलो 500 ग्राम से कम है, वो बेबीज़ को हम बताते हैं लो बर्थ वेट। को ये जानकारी होना है कि हर साल हमारा देश में 27 मिलियन बेबीज़ आर बॉर्न, और जो हमारा KEM हॉस्पिटल है, ऑन एन एवरेज अराउंड 6000 to 6500 बेबीज़ आर बॉर्न। उसमें 4,000 से ऊपर बेबीज़ नॉर्मल बेबीज़ ही रहता है। और ये जो नवजात शिशु के बारे में जो हम बात करें, उनको पालन करना, पोषण करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हमारा जो संस्था है KEM हॉस्पिटल 1925 में इस्टेब्लिश हुआ है, और वी आर कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट 100 ईयर्स नाउ। अभिनंदन अभिनंदन। एंड हमारा डिपार्टमेंट नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है 1992 में इस्टेब्लिश हुआ है, और हमारा डीन मैडम है डॉक्टर संगीता रावत, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अनिता हरिबालकृष्णा है। सो जो न्यूबॉर्न केयर में जो करना है वो बहुत सालों से KEM हॉस्पिटल में हो रहा है। फारच छान अभिनंदन। आणि डॉक्टर साहेब, पुढला प्रश्न असा आहे की बाळाच्या जन्मानंतर लगेचच आईवडिलांनी किंवा पालकांनी काय गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे की जेणेकरून किंवा पुढे काय एक्सपेक्ट करायचं, काय अनुमान लावायचा, कुठल्या गोष्टी घडणार आहेत, त्याविषयी आम्हाला सांगा। जब बच्चा पैदा होता है उसको रोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रोना है दैट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। कॉल्ड क्राइंग एट बर्थ इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। जब एक बार बच्चा रोता है, उसका शरीर में जो ऑक्सीजन जो हम बताते हैं वो ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाता है। सो जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हो, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है वो हमेशा माँ के पास ही रहता है। इसलिए जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तभी वो माँ के पास ही रहना ज़रूरी है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये फ़ोटो में आप देख रहे हो, बच्चा इतना प्यारा है और वो माँ के छाती पे है। वो इमीडिएटली डिलीवरी होने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे को माँ के छाती के पास डालते हैं, और इनफैक्ट इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताते हैं ज़ीरो सेपरेशन, मतलब माँ और बच्चे को जन्म के बाद सेपरेट नहीं करना है। ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। जब आप देखते हो ना, ये बच्चा सीख जाता है डिलीवरी के बाद, वो माँ के स्तन के पास चला जाता है, इसे क्रॉल करके जाता है और उधर ही वो पहला फीड भी ले लेता है। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बच्चे का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन होता है, माँ का दूध बढ़ता है, और माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छा होता है। ये हर डिलिव्हरी में हम करते हैं। फारच छान। डॉक्टर प्रशांत आणि डॉक्टर श्रुती आपल्याला सोप्या भाषेमध्ये समजवत आहेत की बाळ जन्माला आल्यावर रडणं किती गरजेचं आहे आणि आई आणि बाळ एकत्र राहणं किती गरजेचं आहे। डॉक्टर श्रुती, तुमच्याकडे वळतो आणि आम्हाला सांगा की बाळाला आईचं दूध पुरेसं होतंय का कमी जास्त होतंय, हे कसं ओळखायचं, त्याविषयी आम्हाला सांगा। जब बच्चे का पोषण पूरी तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो जानने के लिए कुछ चीज़ें माँ, बहुत इजी चीज़ें हैं जो माँ समझ सकती हैं। जैसे कि दूध पीने के बाद बच्चा 2 से 3 घंटा सो जाए, और 2 से 3 घंटे के बाद बच्चा खुद उठ के दूध के लिए रोएगा। बच्चे का वज़न 10 से 15 ग्राम पर डे बढ़ता है। बच्चा 6 से 8 बार बच्चा पेशाब करता है, और स्टूल कलर येलो टू येलोइश लेमन येलो कलर का रहता है। अभी बच्चे को दूध पिलाने में कई माँओं को तकलीफ़ रहती है, जैसे कि जो पहली बार जो लेडीज़ पहली बार माँ बन रही हैं, उनको फीडिंग कैसे कराना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। जैसा कि हम फ़ोटो में देख सकते हैं, जो दाएं तरफ का जो पिक्चर है उसमें 2 पिक्चर दिखाया जा रहा है, जिसमें दोनों स्तन को बच्चा लगाया गया है, बट एक फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें अच्छे से लगाया गया है। मतलब माँ का जो निप्पल का जो काला भाग है वो पूरा बच्चे के मुंह के अंदर गया हुआ है। बल्कि दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं काला भाग थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा बच्चे के मुंह के अंदर है। तो आइडियल पोजीशन जो सही तरीका है वो पहला पोजीशन है, जिससे कि माँ का निप्पल का जो काला भाग है वो पूरा बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए, ना कि दूसरा पोजीशन जहाँ पे काला भाग थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा अंदर है। अगर यदि आप दूसरे पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इसमें माँ को तकलीफ़ होने की ज़्यादा संभावना है।
इसीलिए कहा जाता है कि फ़र्स्ट पोजीशन में ही फीड कराएं। और फीडिंग कराते टाइम पे इस बात का खास ध्यान रखें कि बच्चे की गर्दन और शरीर माँ की तरफ मुड़ी हो और बच्चे का पेट और माँ का पेट संपर्क में रहे और बच्चे का जो चिन्ह है, ये वाला भाग है, वो बच्चे माँ के स्तन से लगा हुआ रहे। एंड आप बाएं तरफ देख सकते हैं अलग अलग पोजीशन में माएँ फीड करा रही हैं। और कुछ फिगर्स, कुछ चित्र में आप ये भी देख सकते हैं कि जिन माँ के जुड़वा बच्चे होते हैं वो बच्चों को भी माँ एक साथ फीड करवा सकती हैं, दूध पिला सकती हैं। उसको बोलते हैं फुटबॉल पोझिशन। फारच छान डॉक्टर श्रुती यांनी आपल्याला छान मार्गदर्शन केलेलं आणि त्यांनी विशेष करून सांगितलं की बाळाची हनुवटी आईच्या स्तनापाशी लागली पाहिजे जेणेकरून व्यवस्थित स्तनपान देता येईल। डॉक्टर प्रशांत तुमच्याकडे वळतो आणि आम्हाला स्तनपानाचे फायदे सांगा। आईच्या दूध दिल्याने बाळाला काय काय फायदे होतात त्याविषयी आम्हाला सांगा। स्तनपान जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है ना। इससे सिर्फ बच्चे को लाभ मिलता है, इससे माँ को भी बहुत ज़्यादा लाभ है। जैसे हमारा इस साल का थीम है न्यूबॉर्न वीक थीम, उसमें पोषण के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और ये जो स्तनपान है बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है और ये हमको पहला 6 महीना देना ही है और पहला 6 महीना सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहला क्या है, बच्चे को बीमारी से ये प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन सा बीमारी हो सकती है, निमोनिया, छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, अक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, ये सब बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है बेबी को। दूसरा, बच्चा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ये स्टडीज़ में भी दिखा है, जो बच्चा पूरा माँ का दूध पे रहता है ना, उनका जो हम बताते हैं IQ या इंटेलिजेंस वो ज़्यादा रहता है। और ये जो स्तनपान है बच्चे के लिए बहुत आसानी से वो बच जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग का करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये सब बच्चे के लिए फ़ायदा है। हम नेक्स्ट पूछ सकते हैं ये माँ को कैसे फ़ायदा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है, जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज जो बताते हैं ना, वो कंट्रोल में आ जाता है फीडिंग करने से। और दूसरा चीज़, जो वज़न माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम गेन किया है ब्रेस्ट फीडिंग करने से, वो भी कम हो जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो जो प्यार है बच्चा और माँ के बीच में, वो बहुत बढ़ता है जब माँ अपनी दूध बच्चे को पिलाती है। फारच छान डॉक्टर प्रशांत यांनी प्रेमाचं वर्णन केलेलं आहे। प्रेम गरजेचं आहे आणि आई आणि बाळामध्ये प्रेम व्हायला, नाळ जुळायला ती एक प्रकारची स्तनपान मदती होते। पचनासाठी बाळाला फायदा होतो, प्रतिकारशक्ती वाढते, आईला पण वजन जे वाढलेलं असतं ते कमी करायला मदत होते। बरेच उपयोग सांगितलेले आहेत। डॉक्टर श्रुती तुमच्याकडे वळतो आणि आम्हाला सांगा की हा जो सप्ताह आपण साजरा करतोय नवजात बालकांचा काळजी कशी घ्यावी त्याविषयी आम्हाला सांगा। ती आंघोळ कधी घालावी नवजात शिशूंना त्याविषयी थोडं मार्गदर्शन। जो बच्चे 2.5 किलो से ज़्यादा वज़न के साथ पैदा होते हैं उनको कहा जाता है पहले के 7 से 10 दिन जब तक नाभि गिरती नहीं है तब तक गुनगुने पानी से आप स्पंज कर सकते हैं। बाथिंग नहीं कराना है, नहलाना नहीं है बच्चे को। एंड जो बच्चे कम वज़न के साथ पैदा होते हैं, जो 2.5 किलो से कम वज़न के पैदा होते हैं, उनको 2.5 किलो तक सिर्फ स्पंज बाथ ही किया जाता है। उसके बाद उनको नहलाया जा सकता है और नहलाते दौरान सर भी धोया जा सकता है। और जो बच्चा 2.5 किलो से ऊपर है उनको कोई भी बेबी सोप या बेबी शैम्पू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है इस दौरान, इसीलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। आणि बाळेच्या जो नाळ असते त्याची काय काळजी विषय घेतली पाहिजे त्याविषयी देखील आम्हाला सांगा। काफ़ी सारी मान्यताएं चली आ रही हैं। कुछ लोग ऑयल लगाते हैं नाभि में, कुछ लोग कोई पाउडर लगाते हैं नाभि में, जो कि नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बच्चे की नाभि अपने आप गिर जाती है बाई 7 to 10 डेज़। 7 से 10 दिन के अंदर वो नाभि गिर जाती है अपने आप। उसके बाद भी कुछ वहाँ पे लगाना नहीं रहता है। आणि त्वचेची कशी विशेष काळजी घेतली पाहिजे? त्वचा एक बहुत बड़ा ऑर्गन है पूरे बॉडी का, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह का एक पोर्टल रहता है स्किन। तो हम जो कोकोनट ऑयल है उससे हम मसाज कर सकते हैं बच्चे के लिए। पाउडर वगैरह लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को।
एंड बच्चे को गर्म रखेंगे तो डेफिनेटली त्वचा भी बेटर रहती है। खोबरेल तेलाचा मित्रांनो आपल्याला प्रयोग करायचा आहे आणि डोळ्यांची कशी काळजी घ्यावी ते देखील सांगा। अगेन काफ़ी सारी माएँ बच्चे को बहुत सुंदर देखना चाहती हैं तो काजल लगाती हैं, एंड कुछ लोग ऑयल भी लगाते हैं जो कि नहीं लगाना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे को जितना नॅचरल रखेंगे उतना बेटर रहता है, तो काजल वगैरे ना लगाएं। फारच छान मित्रांनो, नवजात शिशूंविषयी चर्चा सुरू आहे, त्यांची काळजी कशी घ्यावी त्याविषयी आपल्याला डॉक्टर श्रुती आणि डॉक्टर प्रशांत मार्गदर्शन करत आहेत। मित्रांनो, दिवाळी पण साजरी करतोय तर एक गीत आठवतं, सोनियाच्या ताटी उजळीला ज्योती ओवाळी ते भाऊराया वेड्या बहिणीची वेडी ही माया। बरं मित्रांनो, हे गाणं तुम्ही गुणगुणा, आम्ही एक छोटीशी विश्रांती घेऊन पुन्हा तुमच्या भेटीला येणार आहोत आपल्या लाडक्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा, फक्त आणि फक्त सह्याद्री वाहिनीवर, प्रत्येक घरासाठी, घरातल्या प्रत्येकासाठी। विश्रांतीनंतर मित्रांनो पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा। आणि मित्रांनो, आज आपण नवजात शिशूची काळजी कशी घ्यावी त्याशी निगडीत सप्ताह साजरा करतोय, जो की 15 ते 21 नोव्हेंबर आपण साजरा करतो। आणि या विषयावर मार्गदर्शन करायला KM रुग्णालय मुंबई येथील नवजात बालरोग तज्ञ डॉक्टर प्रशांत आणि डॉक्टर श्रुती आपल्यासोबत आहेत आणि आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत। तर डॉक्टर प्रशांत, तुमच्याकडे वळतो आणि हा NICU म्हणजेच नवजात शिशूंसाठीचा जो अतिदक्षता विभाग आहे तो काय असतो आणि तिथे काय त्रास झाल्यावर तिथे बालकांना किंवा बाळाला भरती केलं जातं त्याविषयी आम्हाला सांगा। नियोनेटल ICU NICU जो है एक स्पेशलाइज्ड ICU है, जिधर हम सिर्फ नवजात शिशु को ही हम एडमिट करते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है, देखभाल है, वो सब ICU में ही होता है। जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, ये हमारा KM हॉस्पिटल का NICU है और ये जो ICU है 24/7 है और हमेशा बिज़ी रहता है। और हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया जो है, जो भी बच्चा 8 महीने से पहले 34 वीक्स टू बी प्रिसाइज जो डिलीवर हुआ है और इसका वजन 2 किलो से कम है, तो वो बच्चे को हम ICU में रखते हैं, क्योंकि ये जो बेबीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, तापमान मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर कम होने का प्रॉब्लम रहता है, इन्फेक्शन हो सकता है ये बेबीज़ को। और दूसरा चीज़, अगर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर बच्चे ने जन्म पे रोया नहीं है, उस वजह से बच्चे को एस्फिक्सिया हो सकता है, वो बेबीज़ को भी हमको एडमिट करना पड़ेगा। या किसी भी कारण से बच्चे को अकड़ी आ चुका है, कन्वल्शंस, वो बच्चे को भी हम एडमिट करते हैं। इन एडिशन टू इट, अगर बेबी प्रीमेच्योर है, 9 महीने पहले डिलीवर हुआ है, उसको जन्म से ही सांस लेने की दिक्कत होने का चांसेस रहता है, वो बेबीज़ को हमको NICU में रखना पड़ता है। जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, जो राइट साइड जो बेबी है वो प्रीमेच्योर बेबी है, उसका जो वज़न है 800 ग्राम का है और वो बेबी को सांस लेने में दिक्कत है, उसको हमने वेंटिलेटर पे लगाया है। ये जो बेबीज़ रहते हैं वेंटिलेटर पे, हम जितना हो सकता है उतना जल्दी वेंटिलेटर से निकाल के छोटे ऑक्सीजन पे डालने के लिए हम कोशिश करेंगे। बट बाजू में जो आप स्लाइड देख रहे हो ना फ़ोटो, वो हमारा NICU में डिलीवर हुआ ट्रिपलेट्स है। कि तीनों आप देखो बहुत छोटे छोटे बेबीज़ है। एक का वजन था 1 किलो 100 ग्राम, दूसरा था 800 ग्राम और तीसरा का 1 किलो 200 ग्राम था। और 7वां महीने में ही डिलीवर हो गए वो तीनों। और तीनों बेबीज़ हमारे पास 3 या 4 हफ्ते के लिए थे, उसके बाद तीनों डिस्चार्ज हो गए और अभी बहुत अच्छी कर रहे। सो ये जो NICU है, हम सिर्फ नवजात शिशु को ही एडमिट करते हैं और मेजॉरिटी एडमिशन्स जो है वो प्रीमेच्योर बेबीज़ होता है। फारच छान डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर श्रुती आणि डॉक्टर प्रशांत, आपल्याला या वळणावर एक फोन आलेला आहे, शिवानंद वसेदार यांचा फोन आहे, तर बघूया काय प्रश्न आहे। नमस्कार, आपलं स्वागत आहे कार्यक्रमात, आपला प्रश्न विचारा। नमस्कार साहेब, पत्रकार शिवानंद वसेदार बोलतो नेपाळहून। माझा प्रश्न असा आहे साहेब, आता काही वेळा जे बालक जन्माला येतात ते म्हणजे प्रीमॅच्युअर असतात, मग ते त्याच्यामुळे त्यांना ग्लासमध्ये ठेवायला लागतात, त्याची काळजी घ्यायचं असं म्हणतात, लाईटमध्ये ठेवावं लागते म्हणतात। मग त्यासाठी ठेवल्यानंतर जिथं जे पेशंटसाठी भेटायला वगैरे येतात त्यांचे नातेवाईक वगैरे, त्यांनी त्या मुलांना भेटायचे नाही, काय करायचं नाही म्हणून सांगतात त्यांनी, म्हणजे नेमकं कशा प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे, का करायला पाहिजे, तसं तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल त्या लोकांना, असं माझा प्रश्न आहे। धन्यवाद शिवानंदजी आपल्या प्रश्नासाठी। या प्रश्नाकडे आम्ही वळणारच होतो, तर सुरुवात करूया डॉक्टर प्रशांत यांच्याकडून। काय सांगणार सर, म्हणजे NICU मध्ये जेव्हा लाईटमध्ये ठेवलं जातं तेव्हा काय प्रकारे काळजी घेतली जाते बाळाची, त्याविषयी प्रश्न आहे।
बहुत अच्छा सवाल है वो, क्योंकि जब बच्चे एडमिट होते हैं ना NICU में, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज, जैसे हमारा शिवानंद कॉलर ने बताया, सो ये प्रीमेच्योर बेबीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। उसमें एक है पीलिया है। सो ये जॉन्डिस जो पीलिया रहता है ना, नॉर्मल बेबीज़ को भी पीलिया होने का चांस रहता है। अगर ये जो पीलिया है प्रीटर्म बेबीज़ में हुआ है, या पहला 24 आवर्स में ही ये पीलिया हो चुका है, या माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप में कुछ व्यत्यास है, ऐसे बेबीज़ को हम जॉन्डिस के लिए या पीलिया के लिए ट्रीट करना पड़ता है। आप ये फ़ोटो आप देख सकते हो। ये जो थेरेपी जो हम दे रहे हैं पीलिया के लिए, ये इसको हम बताते हैं फोटोथेरेपी। बच्चे को लाइट के नीचे रखते हैं और ये लाइट जाता है और इससे बच्चे का पीलिया भी कम हो जाता है। सो जब ये प्रॉब्लम होता है, उसके साथ साथ हमको बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सांस लेने में दिक्कत है तो मशीन पे रखना पड़ता है, बच्चे का खून कम होने का चांसेस रहता है। ये सब ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली चलता है NICU। और जब बच्चा थोड़ा ठीक हो जाता है ना, उसके बाद भी थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ता है, और डिस्चार्ज के टाइम पे हम एडवाइस करके बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, कितने दिन के बाद आना है फॉलोअप। सो ये थोड़ा रेगुलाइज्ड प्रोटोकॉल है NICU में। ओके डॉक्टर श्रुती, तुम्ही काय सांगणार या प्रश्नावर? बहुत अच्छा प्रश्न था शिवानंद जी। जो बच्चे ICU में एडमिट होते हैं पीलिया के वजह से या अन्य किसी कारण के वजह से, यूजुअली माता और पिता को हम NICU में अनुमति देते हैं बच्चे का देखभाल करने के लिए। जो बच्चे लंबे टाइम तक ICU में रहते हैं, उन बच्चों का देखभाल घर पे कैसे करना है वो भी उनको सिखाया जाता है, और बच्चे की ऐसी कौन सी हरकतें हैं वो अब नॉर्मल है या कौन सी हरकतें नॉर्मल हैं वो भी माता पिता को सिखाया जाता है। एंड NICU में हम कंगारू मदर केयर बोल के एक डेवलपमेंटल सपोर्टिव केयर देते हैं बच्चों को, जो कि माता और पिता दोनों दे सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे उस बारे में। तो माता और पिता को अंदर NICU में आने से पहले स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। उस बारे में सिस्टर और डॉक्टर दोनों माता और पिता को पूरी जानकारी देती हैं, और उस चीज़ का माता और पिता को पालन करना रहता है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। फारच छान. म्हणजे संक्रमण होऊ नये बाळाला, तर आधीच थोड्या त्रासामध्ये असतो, त्यात अजून संक्रमण होऊ नये त्याच्यासाठी काळजी घेतली जाते. आणि पुढला प्रश्न डॉक्टर श्रुती तुमच्यासाठी असा आहे की आपण बरेच वेळा आता शब्द टेम्परेचर तापमान ऐकला, तर बाळाचं तापमान कसं सांभाळलं जातं, बाळाला दूध किंवा अन्न कसं दिलं जातं आणि ICU मध्ये NICU मध्ये बाळाला कसं जगवलं जातं त्याविषयी आम्हाला थोडं सांगा. जो बच्चे यूजुअली 2.5 किलो के ऊपर वज़न रहता है जिन बच्चों का, वो बच्चों में नॉर्मली हम जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो पहले हमने बात किया था, उससे यूजुअली टेम्परेचर मेंटेन रहता है. एंड जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो 8 महीने से पहले डिलीवर होते हैं उनको हम एक प्लास्टिक कवर में हम बांध देते हैं और फिर मदर के माता के छाती में लगाते हैं ताकि बच्चे का जो तापमान है वो बना रहे. और जो बच्चों को दिक्कत रहती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत है या बच्चा रोया नहीं है, ऑक्सीजन लग गया है बच्चे को, ऐसे बच्चों को जब लेबर रूम से हम ICU में ट्रांसपोर्ट करते हैं, या हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो हमने पहले बात किया था वैसे ट्रांसपोर्ट करें, या फिर उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि इंक्यूबेटर कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर कहा जाता है, उसमें भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं ये पिक्चर के बाएं तरफ में जो इंक्यूबेटर दिख रहा है, वैसा एक अलग इंक्यूबेटर रहता है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है. और NICU में जैसे बच्चा आता है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, यूजुअली हम जो बच्चे का वज़न 1 किलो के ऊपर रहता है वो बच्चे को हम वार्मर में रखते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा पिक्चर में. और जो बच्चे का वज़न 1 किलो से कम रहता है उसको हम इंक्यूबेटर की सुरक्षा में रखते हैं. तो इस चीज़ से बच्चे को ऐसा फीलिंग आता है कि वो माँ के गर्भ के अंदर है, तो बच्चे का तापमान मेंटेन रहता है. फारच छान. डॉक्टर श्रुती आणि डॉक्टर प्रशांत, NICU म्हणजे नवजात शिशूंचा जो अतिदक्षता विभाग आहे त्याच्यामध्ये काय चालतं, कुठकुठली साधनं आहेत आणि कशा प्रकारे बाळाची काळजी घेतली जाते त्याविषयी आपल्याला सविस्तर मार्गदर्शन करत आहेत. तर अजून एक विषय आपण सरांची माहिती घेऊया.
डॉक्टर प्रशांत, आम्हाला सांगा, आम्ही हे मानवी दूध पेढी, ज्याला आपण ह्यूमन मिल्क बँक म्हणतो, त्याविषयी थोडं आम्हाला सविस्तर सांगा. जैसे हमने पहले बताया कि जो बच्चा है उसको माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है. जब बच्चा प्री टर्म डिलीवर होता है, 9 महीने से पहले जब डिलीवर होता है ना, सो उसका जो दूध रिक्वायरमेंट है, पहला दिन वो हमको मिल्क बैंक से लेना पड़ता है. आपने वो मनी बैंक सुना होगा, जिधर हम डाके मनी को डिपॉजिट करते हैं. मिल्क बैंक में हम दूध को डिपॉजिट करके रखते हैं. सो पहला 1 हफ्ता जब बच्चा रहता है ना, वो बैंक से बच्चे को दूध मिलता है. सो कौन डोनेट करता है? जो भी मदर्स जिसका बच्चा NICU में एडमिटेड है, वो मिल्क बैंक के लिए डोनेट कर सकता है. जो मदर्स PNC वार्ड में, पोस्ट डिलीवरी वार्ड में एडमिटेड है, वो भी मिल्क को बैंक में डोनेट कर सकते हैं. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारा मिल्क बैंक का फ़ोटो है, जिधर हमने मिल्क को लिया है, स्टोर करके रखा है. स्टोर करने के बाद जब हम बच्चे को देना है, उसको हम पहले पैस्चराइज़ करेंगे. पैस्चराइज़ करने से उसमें जो भी कीटाणु है वगैरह है, वो सब क्लियर आउट हो जाता है. वो पैस्चराइज मिल्क जो है वो बच्चे को, प्रीटर्म बेबी को जाता है. और ये दूध देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ के दूध में जो ऑलरेडी में हमने जो बताया है, उसके साथ साथ प्रीटर्म बेबीज़ को उनके माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट का इन्फेक्शन का जो प्रॉब्लम है, वो माँ का दूध या डोनर ह्यूमन मिल्क देने से कम हो जाता है. दूसरा एक और चीज़ जो डॉक्टर श्रुति ने बताया, उसको ऐड करना था मुझे. सो हमको जितना हो सकता है हम ICU में ये ट्राई करते हैं कि जब बच्चा पेट के अंदर रहता है ना, वो एनवायरनमेंट को हमको स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर मान लो 9 महीने तक बच्चा पेट के अंदर था, उसको सब कुछ चीज़ मिल रहा है अंदर, जो माँ का जो पेट है वो बहुत ही सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, उससे बच्चे को ज़्यादा बाहर से आवाज़ नहीं आता है, लाइट नहीं आता है अंदर. बट एक बार जब NICU में आ जाता है बच्चा, वो अचानक से सबका एक ही एक्सपोजर हो जाता है. इसको हम मेडिकली बताते हैं डेवलपमेंट सपोर्टिव केयर. हम जितना हो सकते हैं उतना लाइट NICU में कम रखते हैं, क्योंकि बच्चे का आँख के ऊपर वो असर नहीं पड़ना है. लाइट को साइकिलिंग करते हैं, सुबह और शाम. रात होते ही लाइट तो कम करते हैं, सुबह थोड़ा लाइट ज़्यादा रखते हैं. NICU में हम फ़ोन को हमेशा साइलेंट मोड में रखते हैं, क्योंकि वो आवाज़ बच्चे को नहीं जाना. उसके साथ साथ जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, माँ और बाप को NICU के अंदर अलाउ करते हैं. क्या अंदर आने से क्या फ़ायदा है? जब माँ और बच्चे, उनके वॉइस से ही जब माँ बच्चे के साथ बात करती है ना, वही बच्चे के लिए सबसे अच्छा म्यूज़िक है. जब एक बार माँ को देखता है ना बेबी, वही उसके लिए सबसे अच्छा फिल्म है. ठीक है. सो ये डेवलपमेंट सपोर्टिव केअर एसेन्शियल पार्ट ऑफ निओनेटल केअर आहे. फारच छान. मित्रांनो, डॉक्टर प्रशांत आणि डॉक्टर श्रुती आपल्याला सोप्या भाषेमध्ये कशी काळजी घेतली जाते आणि का काळजी घेतली जाते त्याचं पण उत्तरं देत आहेत. आणि तुमच्या प्रश्नांची देखील आम्ही वाट पाहतो आहे, तर तुम्ही फोन करू शकता. आणि डॉक्टर प्रशांत, पुन्हा थोडासा हाच विषय थोडंसं सविस्तर सांगा. आपल्याला फोन पण त्या निगडीत आलेला की NICU मध्ये बऱ्याच जणांना असा प्रश्न असतो की बाबा आईबाबांना किंवा पालकांना सोडतात का, आणि समजा सोडलं तर त्यांचं सहकार्य किंवा त्यांचा सहभाग कसा घेतला जातो NICU मध्ये. आणि KEMची आपण मिल्क बँक विषयी पण माहिती घेतली, तर याविषयी थोडंसं आम्हाला सांगा की सोडतात का आणि इन्व्हॉल्वमेंट कशी करून घेतात. डेफिनेटली पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल पिलर है. जो NICU में जो बेबी केयर में, उसको हम बताते हैं फैमिली सेंटर्ड केयर. सो पेरेंट्स आर ऑलवेज अलाउड, हमेशा अलाउड है. इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, हम जब माँ ऊपर आ जाती है डिलीवरी के बाद, उसको हम बताते हैं आप बच्चे के साथ ही रहो, क्योंकि जितना बच्चा माँ के साथ रहता है उसका डेवलपमेंट अच्छा रहता है. सो हमारा NICU में दोनों अलाउड है, फादर भी अलाउड है, मदर भी अलाउड है. मदर सब एक्टिविटीज़ में, जो बच्चे का जो भी एक्टिविटीज़ है ना, उसमें इन्वॉल्व करते हैं. क्या क्या हो सकता है? पहला डायपर, अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया, डायपर चेंज करना, क्योंकि हम सबको पता है जो बेस्ट जो भी केयर करते हैं वो मदर ही है. उनका जो काळजी है, उनका जो अफेक्शन है, हर चीज़ में वो दिख जाता है. फीडिंग, उसको हम बताते हैं कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसको डायरेक्टली हम नली वाटी से या डायरेक्टली फीडिंग नहीं दे, वो सब ट्यूब से देना पड़ता है. तब हम माँ को उधर खड़े होने के लिए बताते हैं, और वो एक्सप्रेस करके देती है, और हमारा सिस्टर वो दूध पिलाती है, बट लेकिन वो खड़े रहती है, क्योंकि जब वो प्रोसेस होता है बच्चे को, वो माँ बाजू में है, वो फीलिंग आता है. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हो ना, इसको हम बताते हैं कंगारू मदर केयर, KMC. ये कॉन्सेप्ट जो है KMC, ये बहुत साल से है, और पहला बगोटा से ये कॉन्सेप्ट मिला है, जिधर हमको एक स्पेशलाइज्ड बैग है, जिधर हम फ़ोटो में देख सकते हो कि ये छोटे बेबी को हमने वो बैग में रखा है,
और माँ ये बैग पहनती है और पीछे से वो टाई होता है बैग, और बच्चा हमेशा माँ के पास ही रहता है। इससे बच्चे को क्या रहता है ना, उसको वो ज़ीरो सेपरेशन जो हमने बताया, उसको लगता है कि हाँ मैं मेरे माँ के पास ही हूँ। माँ का जो दिल का धड़कन है वो बच्चा सुन पाता है, दिल का धड़कन सुन। माँ जब सांस लेती है वही बच्चे के लिए वो स्टिमुलेशन है। और कभी भी उसको भूख लगता है वो तुरंत स्तन के पास चला जाता है और उधर से दूध मिल जाता है। और ये सब जब हम करते हैं ना, बच्चा बहुत हैप्पी रहता है। जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो कि ना सिर्फ माँ दे रही है, बाजू में फादर भी बैठा है। ओके, उसके जो पिताजी है ये एक्चुअली ट्विन बेबीज़ है। सो एक बेबी को माँ ने लिया है कंगारू में और दूसरे में पिताजी ने लिया है, और बहुत खुश रहता है। अब जो यूजुअली हम क्या रहते हैं, जब बच्चा आईसीयू में रहता है, कोई पिताजी के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, और सिर्फ माँ के बारे में सोचता है बच्चे के, बट पिताजी भी टेंशन में रहते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम कंगारू में लेते हैं तो पिताजी लेते हैं ना, उसको बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है और बच्चे का भी इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। और लास्ट फिगर में आप, लास्ट फोटो में आप देख सकते हो, हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अनीता मैडम है, वो ये ट्विन बेबीज़ है। ट्विन बेबीज़ को माँ ने एक ही साथ दोनों बेबीज़ को कंगारू में लिया है, और सबके चेहरे पे आप वो खुशी देख सकते हो कि कितना खुश है सब लोग। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ, अगर एक बार पेरेंट्स आ जाता है ना अंदर, सो तब वो फीलिंग ही थोड़ा अलग है। मित्रांनो, आपण बघतोय कसं सकारात्मक असं वातावरण निर्माण करतात हे डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर NICUमध्ये, आणि कसं बाळाला संगीत, आईच्या हृदयाचं संगीत, श्वासाचं संगीत आणि आईचा सहवास, बाबांचा सहवास दिला जातो, त्याविषयी आत्ता आपण जाणलं. मित्रांनो, तहान भुकेविषयी चर्चा झाली तर एक तुकाराम महाराजांचा, संत तुकाराम महाराजांचा अभंग आठवतो. अभंग असा आहे: बाळाचे जीवन माता जाणे भूक तहान, बाळाचे जीवन माता जाणे भूक तहान, काय करू विनवणी, काय करू विनवणी, असो मस्तक चरणी, असो मस्तक चरणी. मित्रांनो, इथे एक छोटीशी विश्रांती घेऊया. पाहत राहा आपला लाडका कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा, फक्त आणि फक्त सह्याद्री वाहिनीवर, प्रत्येक घरासाठी, घरातल्या प्रत्येकासाठी. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा. आणि आपण साजरा करतोय नवजात शिशूची जी काळजी घेतली जाते त्याविषयीचा सप्ताह. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करायला KEM रुग्णालय मुंबईचे डॉक्टर प्रशांत आणि डॉक्टर श्रुती आलेले आहेत, जे की सहाय्यक प्राध्यापक आहेत आणि नवजात शिशूंचे बालरोग तज्ज्ञ देखील आहेत. तर डॉक्टर श्रुती, तुमच्याकडून सुरुवात करतो. आम्ही आत्ताच कांगारू पद्धतीविषयी, कांगारू मदर केअर पद्धतीविषयी ऐकलं डॉक्टर प्रशांतकडून. तर त्याचे फायदे आम्हाला सांगा, आणि तुम्ही आम्हाला दाखवायला बॅग पण आणलेली कांगारूची, ती देखील दाखवा. कंगारू मदर केयर, जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया, बोगोटा से शुरू किया गया एक आविष्कार है. अभी बहुत ही किफ़ायती इंटरवेंशन है ये, ज़्यादा कुछ मेहनत लगता नहीं है. एंड इसका फ़ायदा बोथ मदर एंड बेबी दोनों को रहता है. दोनों रिलैक्स्ड रहते हैं, दोनों को सुकून मिलता है. और माँ के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे माँ का दूध ज़्यादा हो, दूध का प्रवाह ज़्यादा हो. एंड बच्चा भी सुकून में रहता है कि मेरे पास कोई है. माँ का स्पर्श मिलता है बच्चे को. एंड दूसरा ये कि बच्चे को, जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने बताया, माँ का सांस लेना, धड़कन सुनना, ये सब बच्चे के लिए एक स्टिमुलस है, जिससे कि बच्चा सांस लेना भूलता नहीं है, जिसको हम एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में. वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है बाय गिविंग कंगारू मदर केयर. दूसरा ये कि बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है. अगर आप जितना ज़्यादा कंगारू में ले सकते हैं बच्चे को, उतना ज़्यादा बच्चे का वज़न बढ़ता है. और बच्चे का शरीर का तापमान भी बना रहता है, और बच्चे को जो इन्फेक्शन है उससे भी सुरक्षा मिलती है. और बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, जितना लंबा माँ KMC दे सकती है. ये KEM हॉस्पिटल का एक आविष्कार है. इसे हम कंगारू बैग कहते हैं. इसके अंदर बच्चे को रखा जाता है, उसके पैर यहाँ से निकाले जाते हैं दोनों साइड से,
और माँ ऊपर का बटन खोल के बच्चे को अंदर रखती है और ये वाला भाग जो है वो माँ के गर्दन के यहाँ से जाता है और ये वाला माँ पीछे बांध के कुर्सी में आराम से बच्चे को कंगारू में लेके बैठ सकती हैं। तो कंगारू के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और बहुत ही किफ़ायती चीज़ है जो आसानी से की जा सकती है। तो जिन जिन को मौका मिले डेफिनेटली करिएगा। फारच छान असा सुंदर असा हा आविष्कार आहे कांगारू बॅग आपण म्हणू शकतो आणि आपल्याला फायदा घ्यायचा आहे KM रुग्णालयाचा आविष्कार आहे। या वळणावर आपल्याला एक फोन आलेला आहे, रवींद्र कुडाळकर यांचा फोन आहे। नमस्कार रवींद्रजी, आपलं स्वागत आहे कार्यक्रमात, आपला प्रश्न विचारा। नमस्कार सर, माझा प्रश्न असा आहे की शिक्षणाचा अभाव असलेल्या कुटुंबामध्ये नवजात बालकाचे पालक जर कमी शिकलेले असतील, त्यांना एक तर ज्ञान नसतं आरोग्याबद्दल, सजगता नसते, आपण दक्षता घ्यावी याबद्दलही ते असे खूप म्हणजे अलर्ट नसतात आणि त्यामुळे नवजात बालकाची हेळसांड तब्येतीची होऊ शकते आणि त्याचे गंभीर परिणाम देखील होऊ शकतात। याबद्दल त्यांनी कशी काळजी घ्यावी? धन्यवाद। बरं, धन्यवाद रवींद्रजी आपल्या प्रश्नाविषयी। त्यांचा असा प्रश्न आहे की ज्या लोकांचं शिक्षण नाही झालेलं आहे त्यांनी आपल्या बाळाची, नवजात बाळाची कशी काळजी घ्यावी त्याविषयी, मतलब जिनका पढ़ाई नहीं हुआ है वो कैसे केयर ले सकते हैं उस बारे में। तर डॉक्टर प्रशांत तुमच्यापासून सुरू करूया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बेबी का जो केयर है एक्चुअली वो डिलीवरी के बाद नहीं, डिलीवरी के पहले ही शुरू हो जाता है। क्योंकि डिलीवरी अगर मान लो बेबी को, मदर को बीपी का तकलीफ़ है, शुगर का तकलीफ़ है, तभी उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा प्रीमेच्योर होने का चांस रहेगा। अगर एक बार प्रीमेच्योर हो जाता है, वो क्या क्या एंटिसिपेट करते हैं। एक बार अगर NICU में भर्ती हो, कभी कभी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इतना दिन रहना पड़ता है बच्चे को, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम पहले ही हम बता के रखते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा, उसमें तब उसका जो एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। एंड सेकेंड थिंग, जब बच्चा हॉस्पिटल में रहता है ना, हर दिन हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब हर दिन उनको बताते हैं कि आपके बच्चे का कंडीशन ऐसा है, हमने ये सब किया है और आप ये सब एंटिसिपेट कर सकते हो। एंड जब एक बार मदर ऊपर आ जाते ही है और वो देखती है कि जब हम राउंड्स लेते हैं, जब हम करते हैं ना, बात करते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि ठीक है मेरा बच्चा ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे ख्याल रखना पड़ता है। और हमारा ICU में जो है, एक मेन ICU है, उसके बाद एक स्टेप डाउन ICU जिसको हम बताते हैं ट्रांजिशनल केयर यूनिट। ट्रांजिशनल केयर यूनिट में बच्चे का जो सब ख्याल है वो माँ रखती, माँ देख लेती। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब है हमने तो इतना सारा किया बच्चे को हॉस्पिटल में, बट घर जाने के बाद उसको संभालना ज़रूरी है। ये जो चीज़ है हम वो ट्रांजिशनल केयर यूनिट में हम सिखाते हैं। जैसे डॉक्टर श्रुति ने बताया कंगारू में कैसे लेना है, बच्चे को कैसे दूध पिलाना है, अगर बच्चे का टेम्परेचर कम हो गया तो क्या करना है, ये सब जो एजुकेशन है हम दे देंगे। और डिस्चार्ज के टाइम भी हम आगे भी बताएंगे। डेंजर साइंस हम एक्सप्लेन करके रखेंगे। अगर मान लो ये सब प्रॉब्लम्स है, आप तुरंत हॉस्पिटल में लेके आ जाओ। और हमारा जो फॉलोअप कार्ड में उसमें भी लिखा होगा कि आपको कब आना है, कितने दिन के बाद आना है, और जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो कि क्या क्या चीज़ करके आना है, वो हमारा फॉलोअप कार्ड में भी रहेगा। फारच सुंदर। डॉक्टर श्रुति, तुम्ही काय मार्गदर्शन करणार या प्रश्नावर? बहुत ही कॉमन सवाल पूछा रविंद्र जी आपने। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे को नहलाना कब है, बच्चे की आँख का देखभाल कैसे करना है, त्वचा का देखभाल कैसे करना है, वो ध्यान में रखते हुए आगे हम बात करेंगे बच्चे को कि क्या क्या होगा तो आपको अस्पताल तुरंत बच्चे को लेके जाना रहेगा, वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। फारच छान दोन्ही डॉक्टरांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की काय कशा प्रकारे हॉस्पिटलमध्ये समुपदेशन केलं जातं, एक एक पायरी जी आहे ती पेशंटला म्हणजे त्याची शिक्षणाची बॅकग्राऊंड न बघता सगळं एक्सप्लेन केलं जातं आणि मग डिस्चार्ज हॉस्पिटलमधून सुट्टी होताना देखील लिहून दिलं जातं, जेणेकरून त्यांची गैरसोय नाही होणार आणि कधी यायचं पुन्हा त्याविषयी देखील मार्गदर्शन दिलेलं असतं। डॉक्टर प्रशांत, तुमच्याकडे वळतो आणि नवजात बालकांमध्ये होणाऱ्या तपासण्यांविषयी, स्क्रीनिंगविषयी, जी तपासण्या होतात टेस्टिंगविषयी आम्हाला सांगा। स्क्रीनिंग जो चीज़ है वो हम सब बेबीज़ में करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बीमारी है वो सिम्टम आने से पहले, साइन आने से पहले अगर हमने पकड़ लिया तो उसका इलाज इजी होगा और बच्चे का भी असर अच्छा पड़ेगा। उसमें ऑलरेडी हमने पीलिया के बारे में बताया ना, जो भी बेबी हमारा ICU से या PNC वार्ड में डिस्चार्ज हो रहा है उसका हम पीलिया चेक करके ही बेचते हैं। सेकेंड चीज़ हम CCHD
हार्ट डिसीज़ स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये कहना कि हमारा BMC से ही हमने एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते वो पहले भी था, अभी भी पाइपलाइन में है, जिसमें हम 4 बीमारी के लिए हम देखते हैं। एक है थायराइड, क्योंकि अगर थायराइड हमने अच्छे जल्दी पकड़ा है तो वो मेंटल रिटार्डेशन या ब्रेन के ऊपर दिमाग पे वो असर नहीं पड़ेगा। सेकेंड इज एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, हीमोग्लोबिनोपैथी एंड G6PD। ये 4 जो चीज़ है BMC पाइपलाइन में है, जिधर हर बच्चे को इधर वो स्क्रीनिंग होगा। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियरिंग, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज़ जो है, जो NICU में बहुत दिन और एंटीबायोटिक्स मिला है, वेंटिलेटर पे है, उन लोगों में हियरिंग का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम हियरिंग का असेसमेंट करेंगे, और जो भी ट्रीटमेंट देना है एटलीस्ट 3 to 6 मंथ से पहले ही वो ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। फारच छान, फारच छान. म्हणजे रक्ताच्या कुठल्या चाचण्या करायच्या आहेत आणि का करायच्या ते देखील डॉक्टर प्रशांत यांनी सांगितलं आहे. आणि कानाची ऐकायला येतं की नाही, का बहिरेपणाचा काही त्रास आहे त्याविषयी, कानाच्या क्षमतेविषयी देखील तपासणी करण्यात येते. आणि पुढला प्रश्न डॉक्टर श्रुती, तुम्हाला असा आहे की बाळाच्या आईने कसं समजायचं की बाबा आता बाळाला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्याची गरज आहे, किंवा ही लक्षणं आहेत की जेव्हा हॉस्पिटलला किंवा डॉक्टरला दाखवायची गरज है, किंवा डेंजर साइंस विषय हमला सांगा. बहुत कॉमन सवाल आता है, जैसे कि रविंद्र जी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा बीमार है. तो कुछ लक्षणों से हमें पता चल सकता है कि बच्चा बीमार है और उसको बच्चे को इलाज की ज़रूरत है. बच्चा अगर सुस्त पड़ा है, बच्चा जितना पहले हाथ पैर हिलाता था, बच्चा जितना तेज़ रोता था उतना अभी नहीं रो रहा है या हाथ पैर नहीं हिला रहा है, वो एक डेंजर साइन हो जाता है. बच्चा अगर दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, वो एक दूसरा डेंजर साइन हो जाता है. तीसरा ये कि बच्चे का रंग बदल रहा है, बच्चा नीला या काला पड़ जाता है. बच्चा पेशाब कम कर रहा है, जितना पहले करता था उससे कम पेशाब कर रहा है, जो कि माँ अगर डायपर पहना रही है तो डायपर जो गीला होता है 24 घंटे में वो कम हो गया, नंबर ऑफ़ डायपर्स जो गीला होता है वो कम हो गया है. या फिर बच्चे की नाभि से खून गिर रहा है, या फिर बच्चे के हाथ पैर अबनॉर्मल मूवमेंट्स बता रहे हैं, अकड़ी जैसा लग रहा है बच्चे को, और या फिर बच्चे के हाथ और पैर पीले पड़ गए हैं, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा पीलिया है वैसा पता चलता है. तो इन सारी अवस्थाओं में बच्चे को डेफिनेटली अस्पताल में ले जाना चाहिए और बच्चे का इलाज जितना जल्दी हो सके कराना चाहिए. फारच छान. मित्रांनो, महत्त्वपूर्ण अशा स्लाइड्स आहेत, महत्त्वपूर्ण असे फोटोज त्यांनी आणलेले आहेत. आपले जे मोबाईल फोन आहे किंवा वही, पुस्तक, पेन रेडी ठेवा, जेणेकरून आपल्याला ही माहिती संकलित करून ठेवता येईल. तर डॉक्टर प्रशांत, तुमच्याकडे वळतो. आणि तुम्ही हॉस्पिटलच्या डिस्चार्जविषयी पण सांगितलेलं की बाळांचा कसा पाठपुरवठा केला जातो. एकदा रुग्णालयातून सुट्टी झाली की बाळांची तब्येतीविषयी कसा पाठपुरवठा केला जातो त्याविषयी आम्हाला सांगा. सो हमारा जो KEM हॉस्पिटल है उसमें हम 3 OPDs को रन करते हैं. जो बेबी नॉर्मल बेबी है, जो PNC वार्ड से डिस्चार्ज हुआ है ना, उसको हम वेल बेबी क्लिनिक में फॉलोअप करते हैं, वो नॉर्मल हेल्थी बेबीज़ के. जो बेबी NICU में बहुत दिन रहा है या NICU ग्रेजुएट है, उसको हम हाई रिस्क OPD में हम फॉलोअप करते हैं. आप एक फ़ोटो में देख सकते हो, दिस इज़ आर KMC सेंटर, सो कॉल्ड एज शिशुगर. वी आर प्राउड टू से दैट इंडिया में सबसे एक है और फर्स्ट सेंटर है जिधर हम KMC को हम प्रमोट करते हैं इधर. और जो भी बच्चा 2 किलो से कम है और प्रीटर्म बेबी है, ये OPD में फॉलोअप में आते हैं. और ये जो OPD पूरा 6 डेज वीक फ्रॉम 9 o'clock to 1 o'clock, ये OPD में ना सिर्फ हम बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, उसमें हम ये भी असेस करते हैं कि क्या क्या बच्चा कर पाता है, जिसको हम बताते हैं न्यूरो डेवलपमेंट फॉलोअप. और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कितना घंटा वो मदर KMC दे रही है, उसको दूध कैसे मिल रहा है, वजन कैसा बढ़ रहा है. उसके साथ साथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, उसे एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं BSID बेली स्केल. उससे हमको ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का कॉग्निशन कैसे होगा, बच्चा कैसे चल पाएगा. अगर कभी भी हमको लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारा ही ऑक्यूपेशन थेरेपी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन, मतलब प्रॉब्लम्स होने से पहले ही वो उसको इंटरवेंशन सिखाया जाता है. और हमारा जो भी फॉलोअप बेबीज है लेस देन 2000 ग्राम्स, वो शिशुगर में ही आते हैं फॉलोअप के लिए.
फारच छान, फारच छान. डॉक्टर प्रशांत, पुन्हा तुमच्याकडे वळतो. आणि KEM रुग्णालयामध्ये नवजात शिशूंसाठी, बालकांसाठी काय सरकारी किंवा शासकीय योजना आहेत त्याविषयी आम्हाला सविस्तर सांगा. सो KEM हॉस्पिटल में उसमें जो भी ट्रीटमेंट जो बच्चे को मिलता है वो सब कुछ फ्री है, ना सिर्फ बच्चे का है ना माँ को भी. जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में जो गर्भवती माँ जो रहती है उसका जो भी ट्रीटमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन है और नवजात शिशु का जो इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट, ये सब कुछ फ्री है. और ये जो JSS के स्कीम है वो 1 साल तक वो अप्लीकेबल है, बच्चे को 1 साल होने तक. इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका जो ट्रांसपोर्ट जो रहता है हॉस्पिटल से घर आना और डिस्चार्ज होने के बाद वापस घर लेके जाना, ये भी फ्री है. दूसरा एक प्रोग्राम है महात्मा ज्योतिबा फुले योजना. उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेट, जब बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना पड़ता है या बच्चे को बहुत दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है या किसी भी कारण से हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा है, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो इससे रियम्बर्स हो जाता है. और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है, जैसे लक्ष्य प्रोग्राम है, उसमें सेफ मदरहुड भी हम प्रमोट करते हैं. फारच छान. डॉक्टर श्रुती, तुमच्याकडे वळतो. जाता जाता आमच्या मित्रांना तुम्ही काय संदेश देणार? बस आखिरी बार कहूँगी, हर बच्चा बढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया. फारच छान, फारच छान. डॉक्टर प्रशांत, तुमच्याकडे वळतो. तुम्ही काय संदेश देणार? हमारा न्यूबॉर्न वीक का थीम है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर. अगर बच्चा सेफ रहना है तो माँ और बच्चे को हमेशा साथ में रखना है. माँ ही बच्चे का सबसे अच्छी सेफ्टी में सेफ गार्डियन है. और नरिशमेंट, माँ का दूध ही पिलाना है और वो भी 6 महीने तक पिलाना बहुत ज़रूरी है. फारच छान. आपण आता स्क्रीनवर KEM रुग्णालयाच्या जो निओनॅटॉलॉजी डिपार्टमेंट आहे त्याचा फोटो पण बघू शकतो, KEM रुग्णालयाचा फोटो पण बघू शकतो. एवढी छान सेवा पुरवली जाते आणि सर्व शासकीय योजनांचा आपल्याला लाभ घ्यायचा आहे आणि एवढी छान सकारात्मक ऊर्जा आहे. तर जरूर काही त्रास वाटल्यास हॉस्पिटलला आपल्याला संपर्क साधायचा आहे. डॉक्टर श्रुती, डॉक्टर प्रशांत, तुम्ही तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळात वेळ काढून इथे आलात, आम्हाला मार्गदर्शन दिलं. त्यासाठी दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनीतर्फे, आमच्या आरोग्य संपदाच्या ज्या संघातर्फे, आमच्या प्रेक्षक मित्रकांतर्फे तुमचे खूप खूप आभार, खूप खूप धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. मित्रांनो, वेळेला मर्यादा आहे, पण आमचं जे प्रेम आहे तुमच्यासाठी त्याला मर्यादा नाही आहे. म्हणूनच पुढल्या भागामध्ये एक नवीन विषय घेऊन तुमच्या भेटीला आम्ही येणारच आहोत. आजच्या भागात इथेच रामकृष्ण हरी बोलूया आणि इथेच थांबूया. धन्यवाद, नमस्कार. पाहत राहा आपला लाडका कार्यक्रम ज्याचं नाव डॉक्टर स्पीक्स इन आरोग्य संपदा, फक्त आणि फक्त सह्याद्री वाहिनीवर, प्रत्येक घरासाठी, घरातल्या प्रत्येकासाठी.